Hello friends, welcome to our channel You and Me English Study. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैंडिंग वॉल, जो कि एक पोएम है द फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई. फ्रेंड्स, ही इज़ द अमेजिंग पोइट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, एज यूजुअल मैं आपको पोएम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट के बारे में एंड इस पोएम के बारे में समझा देती हूँ कि इस पोएम में क्या दिया हुआ है. ओके, चलिए तो हम देखते हैं पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, an American poet, was born on 26 March 1874 in San Francisco, California. यहाँ इनका बर्थ हुआ था. He grew up in a very pathetic condition. ये पले बड़े थे बहुत ही पैथेटिक कंडीशन के अंदर. Began when his father left him to face the bitter realities of life. जब इनके पिताजी ने इनको लाइफ में बहुत ही पहले इनको छोड़ दिया था लाइफ का कड़वा सच अपनाने के लिए, मतलब अकेला जीने के लिए इनको छोड़ गए थे बहुत ही पहले. Then he is highly regarded for his realistic depiction of rural life. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब हाईली रिगार्डेड, बहुत ही फेमस हैं. किस वजह से? इनका जो रियलिस्टिक डिपिक्शन है, बिल्कुल रियल तरीके से डिपिक्ट करना रूरल लाइफ के ऊपर, रूरल लाइफ को, गांव की लाइफ को बहुत ही रियल तरीके से जो दिखाते हैं ना इनकी पोएम में, जो ये चीज़ है इनकी क्रिएशन में, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं. ओके, इन 1963 ही पास्ड अवे. और ये जो पोइट है हमारी, ये 1963 में इनकी डेथ हो गई थी. तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे इनके बारे में डिस्कस करते हैं. मैं आपको इनके पुलित्जर प्राइजेस बताती हूँ कि इनको कितने पुलित्जर प्राइज मिले हैं. 1924 फॉर न्यू हैम्पशायर, ए पोएम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट्स. सेकेंड है 1931 फॉर कलेक्टेड पोएम्स. ठीक है. नेक्स्ट है 1937 फॉर ए फर्दर रेंज. नेक्स्ट है 1943 फॉर ए विटनेस ट्री. ओके, तो ये सब थे इनके पुलित्जर प्राइजेस. द कंटेम्प्रेरी टाइम एडमिटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज द ग्रेट मैच्योर पोइट इन अमेरिकन लिटरेचर एज विलियम वर्ड्सवर्थ इन इंग्लिश लिटरेचर. क्या बताया गया कि ये जो इनका टाइम चल रहा था ना, पीक का जो टाइम चल रहा था, उस टाइम में ये अमेरिकन लिटरेचर में इतने परफेक्ट थे जितने कि विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर में थे. कंपैरिजन किया गया इन दोनों का. ओके, तो ये उनके लिए बोला गया है. देन हम देखते हैं इनका रिलेवेंट बैकग्राउंड. रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन ए फार्म ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका. उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट एक फार्म के ऊपर बिताया है, जो कि ईस्टर्न साइड में है. ठीक है, अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे है. फ्रॉस्ट रॉट मैंडिंग वॉल. अब ये जो पोएम है मैंडिंग वॉल, उसके बारे में है. ये उन्होंने क्यों लिखी, कब लिखी? वाहिल ही वॉज लिविंग इन इंग्लैंड. जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे, जस्ट बिफोर वर्ल्ड वार 1, प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट पहले, जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे, उस टाइम उन्होंने ये मैंडिंग वॉल नाम की पोएम लिखी थी. क्यों लिखी थी? ही यूज्ड द पोएम टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ हिज होम इन अमेरिका. क्योंकि ये पोएम उन्होंने लिखी थी अपने घर की याद में. अमेरिका में जो उनका घर था ना, उसको रिमाइंड करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी. और इस पोएम में भी आपको ऐसा ही कुछ लगेगा. He liked to use languages as it is. Actually,
एक्चुअली स्पोकन, उनको पसंद था, उनको क्या पसंद था, वही लैंग्वेज यूज़ करना जो एक्चुअल में बोल रहे हैं, एक्चुअल में बोली जाती है। मतलब जो वो सोच रहे हैं, जो वो बोलते हैं, जिस पोएम को जैसा वो बोलते हैं वो वैसा ही उसको लिखना पसंद करते हैं, ना कि उसके अंदर कुछ ऐड करना या फिर उसको परफेक्टली कुछ बनाना, ऐसा कुछ नहीं। जैसा सोच रहे, जैसा बोल रहे, वैसा ही उनको लिखना अच्छा लगता था। मतलब उनको एक्चुअल लैंग्वेज पसंद थी। ओके, तो ये था हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो पोएम है मेंडिंग वॉल, इसमें क्या है। ओके, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। द पोएम इज सेट इन द कंट्री साइड इन स्प्रिंग। ये पोएम का जो सेटअप है ना, वो कंट्री साइड, रूरल एरिया का है, जो भी कौन सी सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। ओके, 45 लाइन पोएम, ये 45 लाइन्स की पोएम है। 1 वर्स पैराग्राफ, सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ है। नो स्टेंजास, बाकी इसमें कोई भी स्टेंजास नहीं है। ओके, देन द यूज ऑफ आई, इसमें जो आई का यूज किया गया है, मेक्स इट मोर लाइक ए मोनोलॉग। वो इसको एक मोनोलॉग की जैसे बना देता है इस पोएम को। मोनोलॉग क्या होता है? ए 1 पर्सन ड्रामेटिक स्पीच। ओके, then Frost describes the border between two farms and peoples. फ्रोस्ट ने इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है? बॉर्डर डिस्क्राइब की है, वो दूरियां बताई हैं जो कि 2 फार्म, 2 खेतों के बीच में या 2 लोगों के बीच में है। इस पोएम में हम यही चीज़ देखेंगे कि ये जो वॉल, ये जो जिस दीवार की बात हो रही है ना, वो दीवार 2 खेतों के बीच में खींची गई है या 2 लोगों के बीच में है। ओके, ये डिफरेंस हमें इस पोएम में पता चलेगा। On a deeper level, Mending Wall examines how humans deal with each other and live isolated life. और भी अगर गहरे लेवल पे देखा जाए, समझाया जाए, तो मेंडिंग वॉल क्या है? मेंडिंग वॉल पोएम में क्या है? ये एग्जामिन करती है, बताती है, हमें बताती है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं, लोग हैं, वो डील करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और कैसे अलग थलग जीवन जीना पसंद करते हैं। सब अलग रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने में ही खुश रहना पसंद करते हैं कि दूसरा कोई उनके साथ आकर बैठे ना, और इस तरीके से मतलब दीवारें पसंद करते हैं लोग। ये इस पोएम में हमको देखने को मिलेगा। मेंडिंग वॉल इज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कलेक्शन। ये जो मेंडिंग वॉल है वो किस में इंक्लूड है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कलेक्शन ऑफ पोएम्स नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये उनके कलेक्शन का नाम है। पब्लिश्ड इन 1914, जो 1914 में पब्लिश्ड हुआ था। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। ओके, जिसका मैं आपको लाइन टू लाइन में आपको मतलब समझाऊंगी, लाइन टू लाइन बताऊंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो पहली लाइन है, पहली ही लाइन में बहुत बहुत मीन है, इसके अंदर बहुत अर्थ है इस पहली लाइन का। क्या है? समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल। पोइट बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है कि कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जिसको दीवारें पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसको दीवार। अब वो कौन है, क्या है, कैसे है, वो सब कुछ ये पोएम पूरी पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो पोइट स्टार्ट कर रहा है, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल। कुछ तो ऐसा है जिसको दीवार पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। वो जिसको दीवारें पसंद नहीं है ना, वो भेजता है, वो भेज रहा है बर्फ से जमा हुआ जो ग्राउंड है ना, ये जो नीचे दिख रहा है हमको, ये वही भेज रहा है जिसको ये दीवारें पसंद नहीं है। क्यों भेज रहा है? स्वेल अंडर इट, ताकि ये जो दीवार है ना उसमें स्वेल हो जाए, वो ये फैल जाए, यहाँ पे आके फैल जाए और इस दीवार को नुकसान हो, ये दीवार गिर जाए। इसके नीचे ये जो फ्रोजन ग्राउंड हो रखा है ना, ये उसी की वजह से है जिसको ये दीवार पसंद नहीं है, जो इस दीवार को नहीं चाहता है। ओके, then and spills the upper boulders in the sun
एंड स्पिल्स और गिरा देता है द अपर बॉल्डर्स इन द सन, इस सन के अंदर मतलब इस तपती धूप के अंदर जो इस दीवार के ऊपर के जो पत्थर वगैरह हैं बड़े बड़े उनको गिरा देता है, नीचे गिरा देता है। कौन गिरा देता है? वही जिसको ये दीवारें पसंद नहीं हैं। ओके, एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास एब्रेस्ट, और इतने गैप बना देता है, इतना गैप इस दीवार के बीच में बना देता है कि कम से कम 2 लोग एक दूसरे को देखते हुए इसमें से निकल सकते हैं, उस गैप में से निकल सकते हैं। क्या कह रहा है पॉइंट? कि यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको ये दीवारें पसंद नहीं है और उसी ने यहाँ पे इस दीवार के आसपास नीचे बर्फ़ का ये ग्राउंड बना दिया है ताकि इस दीवार के अंदर एक दरार हो जाए, और वही है जो कि ऊपर से पत्थर, इस दीवार के पत्थर गिरा रहा है इस इतनी तपती धूप के अंदर, एंड मेक्स गैप्स, और वही है जिसने इस दीवार के अंदर गैप बना दिए हैं, दरारें बना दी हैं, और वो भी इतनी बड़ी दरारें कि कम से कम 2 लोग वहाँ से एक दूसरे को देखते हुए, एब्रिस्ट मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हुए गुजर जाएं। ओके, देन पोइट बोलता है द वर्क ऑफ हंटर्स इन अनदर थिंग। अब पोइट बता रहा है, अब पोइट बात कर रहा है ये जो गैप्स बने ना, ये जो दीवार का नुकसान हुआ है वो किसने किया है, आइडियाज दे रहा है, गैस कर रहा है यहाँ पे। द वर्क ऑफ हंटर्स इन अनदर थिंग, जो हंटर, जो शिकारी आते हैं ना अपने कुत्तों के साथ, उनका काम अलग होता है, ये उनका काम नहीं दिख रहा मुझे। क्यों? आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, क्योंकि जैसे ही वो आए थे तब मैं आया था उनके पीछे, कम आफ्टर उनके पीछे मैं आया था, एंड मेड रिपेयर, और मैंने वापस से रिपेयर कर दिया था, जो भी उन लोगों ने नुकसान किया वो मैंने वापस से रिपेयर कर दिया था। किस तरीके से? वेयर दे हैव लेफ्ट नो वन स्टोन ऑन ए स्टोन, क्योंकि वो कैसे करते हैं, वो तो इस तरीके से तबाही मचाते हैं कि एक पत्थर भी दूसरे पत्थर के ऊपर टिकता नहीं है, इस तरीके से वो तोड़फोड़ करके जाते हैं ये हंटर वाले लोग। तो मतलब वो सिर्फ एक दरार नहीं बना सकते हैं जो इसमें एट प्रेजेंट बनी हुई है, बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो तो जो रैबिट उन पत्थरों के अंदर जाके छुप जाता है ना, उस रैबिट को किसी भी हालत में ढूंढ निकालते हैं, और ढूंढ निकालने के लिए वो किसी भी पत्थर को इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। तो वो जो दीवार तोड़ते हैं ना, वो तो बहुत ही बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, और वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने उन येल्पिंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्तों को खुश करने के लिए। वो जो रैबिट छुप जाता है ना, उसको ढूंढते हैं अपने उन भौंकते हुए कुत्तों को खुश करने के लिए। तो उनका काम तो बिल्कुल अलग होता है, ये पोइट कहना चाहता है। द गैप्स आई मीन, फिर पोइट बोलता है ये जो गैप्स, ये जो बीच में गैप है, उससे मेरा मतलब है नो वन हैज सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड। तो पोइट बोलता है कि ये जो गैप जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो ना किसी ने होते हुए देखा है, ठीक है, ना ही किसी ने सुना है। मतलब ये जो हंटर्स लोग करते हैं ना, उनकी तो बहुत तेज आवाज़ आए, तो आवाज़ आते ही हम लोग उनको बोल सकते हैं कि ऐसा तुम मत करो, या फिर जैसे मुझे पता चल गया वैसे किसी और को पता चल सकता है। लेकिन ये जो गैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो गैप होते हुए तो ना कभी किसी ने देखा है, ना कभी कोई सुन पाता है कि ये गैप कैसे बन जाता है, वो कब बन जाता है। ओके, देन बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। लेकिन हमेशा यही होता है कि कोई ना सुनता है ना कोई देखता है, फिर भी जब स्प्रिंग का टाइम आता है, मेंडिंग, इस दीवार को सही करने का टाइम आता है, पता नहीं ये कैसे ख़राब हो जाती है, हमें हर बार इसको सही करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन है जो हर बार इस दीवार में ऐसी दरार कर देता है जिसको सही करे बिना काम चल ही नहीं सकता? मतलब कोई है जिसको वॉल पसंद ही नहीं है। ओके, देन पोइट बोलते हैं I left my neighbor no beyond the hill, and on a day we meet to walk the line. जब भी स्प्रिंग पास में आती है, आई लेट माई नेबर, मैं अलाउ कर देता हूँ, मतलब मैं बता देता हूँ उसको जाके, मेरे नेबर को, बियॉन्ड द हिल, जो कि पहाड़ी के उस पार रहता है, मैं उसको जाके बता देता हूँ कि स्प्रिंग का टाइम आ गया है, मेंडिंग, वो हमें वॉल को सही करना है।
और हम एक दिन डिसाइड कर लेते हैं और उस दिन मिलते हैं टू वॉक द लाइन, और चलते रहते हैं लाइन में, मतलब वो अपने साइड में और मैं अपने साइड में वॉल को सही करते रहते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और एक बार फिर से हम दोनों एक दूसरे के साइड में इस वॉल को सही करते हुए चलते हैं आगे। ओके, वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते हैं, चलते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपनी अपनी साइड की दीवार को रिपेयर करते रहते हैं। कीप मतलब रिपेयर करते रहते हैं। ओके, टू ईच द बॉल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, टू ईच द बोल्डर्स, प्रत्येक पत्थर को जो कि हमारी साइड में गिरा है, कि मेरी साइड में जो गिरा है उसको मैं उठा के रखता हूँ और उसकी साइड में जो गिरा है वो उठा के रखता है। तो हर एक पत्थर को जो कि हमारी साइड में अपनी अपनी साइड में गिरा है, हम उठा के उनको रखते हैं। और किस तरीके से, कैसे कैसे पत्थर होते हैं। एंड सम आर लॉव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, उनके अंदर कुछ तो बिल्कुल लॉव्स ब्रेड की तरह होते हैं, मतलब बिल्कुल चपटे होते हैं जिनको आसानी से रखा जा सकता है। एंड सम सो नियरली बॉल्स, और कुछ बिल्कुल बॉल की तरह गोल होते हैं जो अच्छे से टिक नहीं पाते, गिर जाते हैं बार बार। तो हमें क्या करना पड़ता है फिर, वी हैव टू यूज ए स्पेल टू मेक देम बैलेंस, हमें एक मंत्र यूज करना पड़ता है उनको बैलेंस में करने के लिए, उनको एक दूसरे के ऊपर टिके रहने के लिए। मतलब वो दीवार जब बनाते हैं ना, तो पत्थर सब एक साइज के नहीं होते हैं, सब अलग अलग साइज में होते हैं, तो हमें उनको टिकाने के लिए एक मंत्र यूज करना पड़ता है। एक्चुअल मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल सी थिंक है, बिल्कुल रियल लगता है इस पोएम में सब कुछ, कि हमने भी बचपन में ये सब चीज़ें की होंगी। एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखना और वो पत्थर टिके ना, तो उसको बोलना अरे अरे रुक, ऐसे ही रहना, गिरना मत, यहाँ से हिलना मत तुम, हम देख रहे हैं, यूं उंगली दिखा के उसको इस तरीके से बोलना, ये बिल्कुल वैसी सी थिंक है। ओके, तो ये कैसा मंत्र यूज करता है, क्या बोलता है उसको, स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आवर टर्न। क्या बोलते हैं उस पत्थर को, उन पत्थर्स को, कि ऐसे की ऐसे ही रहना, स्टे वेयर यू आर, जैसे कि जैसे तुम हो, जहाँ पे हो वैसे ही रहना। कब तक, अंटिल आर बैक्स आर टर्न, जब तक हमारी बैक टर्न ना कर जाए, मतलब जब तक हम वापस से इधर ना घूम जाए, तुम ऐसे की ऐसे ही रहना। इस तरीके का स्पेल हमें यूज करना पड़ता है, ये पोइट बोलता है, नरेटर बोलता है। फिर आगे, वी वियर आर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग दैम, और हमारी फिंगर्स कैसी हो जाती हैं, उनको हैंडल करते करते, उनको जमाते जमाते, इस दीवार को सही करते करते बिल्कुल रफ हो जाती हैं, वियर बिल्कुल खराब सी हमारी उंगलियां हो जाती हैं। ओह, जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। फिर नरेटर बोलता है कि ये तो हमारे लिए एक आउटडोर गेम की जैसे है, आउटडोर गेम से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा हमेशा का काम है इसको करने का। ये बता के पोइट क्या बता रहा है, ये लाइन बोलकर, कि ये हमें हर बार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार दीवार को सही कर दिया तो अगले साल नहीं करेंगे, नहीं, अगले साल हमें फिर से स्प्रिंग में इस दीवार को सही करना पड़ता है। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये हमारे लिए बिल्कुल आउटडोर गेम की जैसे है। वन ऑन ए साइड, एक दूसरे की साइड पे, कि वो अपनी साइड पे करेगा और मैं अपनी साइड पे करूँगा। इट कम्स टू लिटिल मोर, अरे हाँ, ये हमारे लिए एक आउटडोर गेम से ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हमें हर साल ये गेम खेलना पड़ता है, हर साल इसको सही करना ही पड़ता है। He is all pine and I am apple orchard। अब जो नरेटर है वो आगे ये बता रहा है कि ये जो दीवार है उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये दीवार बनाई हुई है, जबकि ही इज़ ऑल पाइन, कि उसका जो नेबर है उसके बारे में बता रहा है, उसका जो नेबर है उसके पास सारे पाइन के बगीचे हैं। एंड आई एम एप्पल ऑर्चार्ड, और मेरे पास सारे के सारे एप्पल के बगीचे हैं। पाइन एक प्रकार का फ्रूट होता है, तो बता रहा है कि उसके सारे पाइन के बगीचे हैं और मेरे सारे एप्पल के हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एप्पल अलग दिखता है, पाइन अलग दिखता है। ओके, माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि मेरे जो एप्पल ट्रीज हैं वो तुम्हारे खेत में चले जाएं, कभी नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह से उठ के कभी नहीं जाएंगे, अलग दिखेंगे कि ये एप्पल है और ये पाइन है। तो फिर बीच में दीवार खड़ी करने की कहाँ ज़रूरत है।
एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स। और ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे जो एप्पल है ना वो ज़बरदस्ती उठ के तुम्हारे खेत में चले जाएं और तुम्हारे पाइन्स के जो कॉर्न्स हैं, ऊपर के जो कोने हैं, उसको खा जाएंगे जाकर। ऐसा तो नहीं होगा ना। आई टेल हिम, मैंने उसको ये समझाया, ये बोला मैंने अपने नेबर को। ये नरेटर बता रहा है कि मैंने अपने नेबर को ये बोला कि तुम्हारे सारे पाइन के खेत हैं और मेरे सारे एप्पल के हैं। ऐसा तो होगा नहीं मेरे एप्पल उठ के तुम्हारे पाइन्स के कोन खा जाएंगे। ही ओनली सेज, ये सब सुनकर उसने सिर्फ मुझसे एक बात बोली, क्या? गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स। कि अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी होने की निशानी है। अब ये पोइट को समझ में नहीं आती कि अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसी कैसे बना सकती है। तो पोइट फिर आगे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी। स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मी। ये जो स्प्रिंग है, ये जो टाइम स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है ना, उसके लिए पोइट बोलता है कि स्प्रिंग का जो सीज़न है, ये जो सीज़न चल रहा है, ये मेरे अंदर एक शरारती मूड भर देता है, एक बचपन सा भर देता है। कैसे बचपन? कैसे? इसमें पोइट क्या बताना चाह रहा है? ऐसा नहीं होता जैसे हमारे बड़े हमें कोई बात बोलते हैं, जब हम बचपन में होते हैं तब हम उनसे रीज़न पूछते हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता बताने के लिए। वो बोलते कि बोल दिया ना, बस ऐसा नहीं करना तो मतलब नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना है। तो हम उससे पूछते हैं बचपन में नटखट बन के शरारती मूड में कि ऐसा क्यों, तो बताओ तो सही क्यों नहीं करना। तो वो बोलते कि हमें भी नहीं पता क्यों नहीं करना, तो बस तुम्हें बोल दिया उतना करो। इस तरीके से कि कोई लॉजिक है नहीं, बोल दिया तो बस बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए पोइट में वो चीज़ आती है। तो पोइट बोलता है कि ये जो स्प्रिंग है ना, वो मेरे अंदर मिस्चिफ शरारती बच्चे जैसा मूड भरता है और मैं पूछ लेता हूँ। एंड आई वंडर, और मैं सोचता हूँ, इफ़ आई कुड पुट इन नोशन इन हिज हेड, कि क्या मैं ये जो नेबर है ना मेरा, इसके अंदर ये विचार डाल सकता हूँ, ये नोशन, ये एक विचार डाल सकता हूँ। क्या विचार? वाई डू दे मेक गुड नेबर्स। कि ये जो दीवारें हैं ना, वो अच्छे पड़ोसी कैसे बना सकती हैं? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इजंट इट, ये नहीं बना सकती, नहीं, इजंट इट मतलब पोइट आगे बोल रहा है, बता रहा है अपने नेबर को कि तुम्हें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत तो वहाँ है, कहाँ पे? वेयर देयर काउज, जहाँ पे गायें होती हैं। मतलब गायें होती है ना, जो खेतों के अंदर जाके चढ़ लेती हैं, खेतों को नुकसान पहुँचाती हैं। कि इन दीवारों की ज़रूरत है, तुम्हें नहीं लगता वहाँ होती है जहाँ पर काउज होती हैं? क्योंकि काउज क्या करती हैं, वो दूसरों के खेतों में चली जाती हैं। बट हियर देयर नो काउज, लेकिन अरे यहाँ पे तो अपने पास काउज भी नहीं है, तो वो कैसे हमें दीवारों की कहाँ ज़रूरत है फिर? आगे पॉइंट बोलता है, बिफोर आई बिल्ड ए वॉल आई वुड आस्क टू नो। फिर पॉइंट बोलता है कि मैं ये दीवार बनाने से पहले, इस बार मैं ये दीवार बनाने से पहले मैं जानने के लिए पूछना चाहता हूँ, कि मुझे जानना है कि मैं हर बार ये दीवार क्यों बनाता हूँ। इसलिए मैं जानने के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि क्या तो मैं इस दीवार के अंदर रखूँ और क्या इस दीवार के बाहर। कि हर बार हम ये दीवार बनाते हैं ना, तो क्या तो हम इस दीवार के अंदर रखते हैं और क्या बाहर रखते हैं। मुझे समझाओ तो सही कि इस दीवार को हम बनाते क्यों हैं। देन पोइट बोलता है, एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। और अगर मैं ये दीवार ना बनाऊं, अगर हम ये दीवार नहीं बनाए, तो किसको, कौन है ऐसा जिसको हम नुकसान पहुंचाएंगे, जिसको मैं नुकसान पहुंचा दूंगा। मतलब जब अगर मैं ये दीवार बनाने के लिए मना कर दूं, तो कौन है जो नाराज हो जाएगा, ये भी समझाओ मुझे। ऐसा वो जानना चाहता है अपने नेबर से। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल। कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जिसको ये दीवारें पसंद नहीं है। पोइट फिर से ये बात बोलता है, दैट वांट्स इट डाउन, जो इसे गिरा देना चाहता है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि ये देवदूत है। मतलब मैं अपने फ्रेंड को नेबर को ऐसा बता दूँ कि ये देवदूत है। फिर आगे खुद ही बोलता है, बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, लेकिन ये तो मुझे भी पता है कि ये एल्व्स नहीं है, और वो मानेगा भी नहीं कि एग्जैक्टली एल्व्स कैसे हो सकती है, देवदूत परियां होती ही नहीं है। वो ये बोलेगा, आई वुड रादर ही सैड इट फॉर हिमसेल्फ।
मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब वो ये खुद से बोले, मतलब वो खुद से ये बात समझ जाए और खुद ये चीज़ बोले कि कौन है जिसको दीवारें पसंद नहीं है। हो सकता है शायद प्रकृति है जिसको ये दीवार पसंद नहीं है, वो खुद ये बात समझ जाए और खुद से ये बात कहे। आई सी हिम देयर, मैंने उसको वहाँ देखा। कैसे? आई सी हिम देयर, वो अपने नेबर को देखता है। ब्रिंगिंग ए स्टोन ग्रैप्स्ड फर्मली बाय द टॉप, एक बड़ा सा पत्थर उठाए हुए, ब्रिंगिंग पकड़े हुए, एक बड़ा सा पत्थर उठाए हुए, ग्रैप्स्ड फर्मली कसकर उसको पकड़े हुए, बाय द टॉप, टॉप से लेकर नीचे तक उसको कसकर उसने पकड़ रखा है। इन ईच हैंड, अपने दोनों हाथों से। जो पोइट है ना वो अपने नेबर को देखता है दूर से ऐसे इस तरीके से आते हुए, एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथों में कसकर उठाए हुए। फिर पोइट क्या सोचता है उसको देखकर? लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, जैसे कि पुराने लोग, पुराने लोग मतलब जैसे आदिवासी नहीं थे क्या, जो पत्थरों को ऐसे उठाकर इधर से उधर रखते थे, दीवारें बनाते थे, मतलब बिल्कुल उसको आदिवासी टाइप वो नजर आ रहा है। He moves in darkness at it seems to me, मुझे ऐसा लगा उस समय जब उसने उसको देखा ना अपने नेबर को, तब पोइट सोच रहे कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि ये अपने इस डार्कनेस से कभी बाहर निकला ही नहीं, अपने इस अंधेरे में ही ये घूमता रहता है, इससे बाहर कभी निकला ही नहीं, इसको एजुकेशन का मतलब पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसको पता ही नहीं है कि इस अंधेरे से बाहर कितनी अच्छी दुनिया है, ये हमेशा इसी में रह गया, इसी में भटकता हुआ रह गया। नॉट ऑफ वुड्स ओनली, मैं सिर्फ ये जो जंगल है ना उसके अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड द शेड्स ऑफ ट्रीज, ये जो पेड़ की जो छाया वगैरह आ रही है, पत्तों की जो छाया आ रही है, उसकी उस अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो ये दिमाग में अंधेरा है, उसके जो दिमाग में जो एक डार्कनेस बैठ गया है ना, उस डार्कनेस की बात कर रहा हूँ मैं। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग, क्योंकि वो कैसा आदमी है, वो कैसा पर्सन है कि वो अपने पिता के कहे हुए से बाहर जा ही नहीं सकता कभी। कैसे? ही विल नॉट गो आउट, कभी बिहाइंड, अपने पिता के कहे हुए से कभी बाहर नहीं जा सकता। उसके सेइंग मतलब सीख, उसके पिता ने जो उसको सीख दी थी ना, उस सीख से कभी अलग जा ही नहीं सकता। उसके पिता ने बोला कि दीवारें अच्छी हैं, तो वो भी मानता है कि दीवारें अच्छी हैं। ओके, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो, और उसको इतना अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है कि मैंने क्या सटीक जवाब दिया है। इस नेबर को अपने आप में घमंड हो रहा है, अपने आप में अच्छा लग रहा है कि मैंने क्या सटीक जवाब दिया है। वेल ही सेज अगेन, और वो इसी बात को दोबारा बोलता है। क्या? गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी दीवारें अच्छे पड़ोसियों की निशानी होती है, जिनके दीवारें होती हैं वो पड़ोसी अच्छे रहते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको अच्छे से लाइन टू लाइन पूरी पोएम समझाई होगी। एंड प्लीज़ अगर आपको समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।